एक समय की बात है, सावित्री नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ विजयनगर नाम के गांव में रहा करती थी। सावित्री का पति मोहन सेठ के खेतों में काम किया करता था और उसके कमाए हुए पैसों से ही सावित्री का पूरा घर चलता था। परंतु छोटी उम्र से ही काम करने के कारण वो बहुत कमजोर हो चुका था। इसलिए एक दिन जब वो खेतों में काम कर रहा था तो अचानक ही उसे चक्कर आते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसकी अचानक ही मृत्यु हो जाती है। सावित्री को जब ये बात पता चलती है तो उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। परंतु उसकी 3 बेटियां भी थी जिसका उसे ख्याल रखना था, इसलिए वो खुद को संभालती है और पूरे घर को संभालने का जिम्मा अपने ऊपर ले लेती है। सावित्री की 3 बेटियां थी जिसमें से सबसे बड़ी थी आंचल, उससे छोटी प्रिया और मीनू। आंचल बड़ी होने के साथ साथ समझदार भी थी। वो अपनी माँ की दुख, घर की परेशानियों और बाकी सभी चीजों को बड़ी समझदारी से समझती थी, जबकि दूसरी ओर प्रिया और मीनू को केवल अपने आप से ही मतलब रहता था। उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि उनके घर में कैसी स्थितियाँ हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं। बस उन्हें जो चाहिए होता था वो चाहिए होता था। घर का खर्चा, रोजी रोटी चलाने के लिए सावित्री सब्जी बेचने का काम शुरू कर देती है। वो गर्मियों की धूप में इधर से उधर सब्जी बेचती है और घर का खर्चा चलाती है। परंतु वो इतना कुछ कर कर भी अपनी दोनों छोटी बेटियों प्रिया और मीनू को खुश नहीं कर पाती थी, क्योंकि उन दोनों की डिमांड ही कभी पूरी नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन जब सावित्री सब्जी बेचने जाती है तो उसकी एक भी सब्जी नहीं बिकती। पूरे दिन वो इधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। शाम के वक्त वो सोचती है, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। वहाँ घर पर मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं और यहाँ मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो प्रिया और मीनू ने कहा था कि मैं उनके लिए बर्गर लेकर आऊं और यहाँ मेरे पास सूखी रोटी के पैसे भी नहीं हैं। हे भगवान, ये तो हमें कैसे दिन दिखा रहा है। सावित्री ये सोच रही होती है कि तभी उसे सामने एक अमीर औरत दिखाई देती है जो अपने घर का बचा हुआ खाना एक गाय को डाल रही थी। सावित्री भागती हुई उस औरत के पास जाती है और कहती है, मेम साहब, अगर आपके पास ये खाना अतिरिक्त बच गया है तो कृपया करके मुझे दे दीजिए। देखिए, मैं भिखारन नहीं हूँ, मैं मेहनत करके सब्जी बेचती हूँ, लेकिन आज मेरी एक भी सब्जी नहीं बिकी है और मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं, इसलिए मुझे खाने के लिए आपके आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ये खाना तुम ले जाओ। वैसे भी ये खाना मैं गाय को डाल रही थी, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम रख लो, और अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मेरे घर पर आ जाओ। मेरे घर पर आज एक पार्टी थी, तो उस पार्टी के बाद घर पर काफी कचरा फैल गया है और काफी सारे बर्तन भी है। अगर तुम उन्हें साफ कर दोगी तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। सावित्री उस औरत की बात मानती है और उसके घर पर चली जाती है और सारा काम कर लेती है, जिसके बाद वो औरत सावित्री को कुछ पैसे दे देती है। खाना और पैसे लेकर सावित्री जैसे ही घर आ रही होती है तो एक गाड़ी आकर सावित्री को टक्कर मार देती है। टक्कर जोरदार नहीं थी, इसलिए सावित्री की जान बच जाती है, परंतु उसे काफी चोटें आती हैं। कुछ लोग सावित्री की मरहम पट्टी कराकर उसे घर पहुंचा देते हैं। अपनी माँ को इस हालत में देखकर आंचल की तो जैसे सांसें अटक जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, ये क्या हो गया माँ तुम्हें? तुम्हें इतनी सारी चोटें कैसी आई? ये सब हम लोगों की गलती है, हमारी वजह से ही तुम बाहर जाती हो। ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, ये तो भगवान की मर्जी है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। तभी प्रिया कहती है, माँ तुम भी कमाल करती हो, ना तो हमारे लिए तुम बर्गर लेकर आई, ना ही कुछ ढंग का खाना, और ऊपर से चोट लगवाकर तुम और बैठ गई। हाँ प्रिया दीदी बिल्कुल सही कह रही है, हमारा बर्गर खाने का कितना मन था, लेकिन नहीं, आपका ये ड्रामा शुरू हो गया। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए। एक तो माँ को इतनी चोट लग गई है और तुम्हें अभी भी अपने बर्गर की चिंता लगी हुई है। कोई बात नहीं आंचल, ये दोनों अभी छोटी हैं, इनमें समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। बड़ी होंगी तो समझदार हो जाएंगी। नहीं माँ, बहुत हो चुका है, ये आपकी मेहनत आपके दुख दर्द को बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि इन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है। इन्हें बाहर की दुनिया की कोई समझ नहीं है। अगर ये एक दिन भी बाहर खाने के लिए भटके
तब इन्हें पता चलेगा कि आपकी क्या अहमियत है। माँ, आज से आप घर पर रहेंगी और मैं, मीनू और प्रिया खाने का इंतजाम करेंगे और इसके लिए हम कल से शहर में काम ढूंढने जाएंगे। पर आंचल। नहीं माँ, अब और नहीं, आपको मेरी बात माननी होगी और तुम दोनों को भी, समझी? अगले दिन आंचल प्रिया और मीनू को लेकर जंगल के रास्ते से शहर की तरफ निकल पड़ती है। प्रिया और मीनू को आंचल पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन जो कल हुआ उसके बाद से तो मीनू और प्रिया आंचल से नफरत करने लगी थी। जंगल के रास्ते में वो लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ये आंचल की बच्ची अपने आप को समझती क्या है। अगर हमसे बड़ी है तो क्या हम पर रोक जमाएगी, हमसे काम करवाएगी? हाँ प्रिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अब हम क्या इस उम्र में काम करेंगे? ये सब काम तो माँ को ही करने चाहिए, लेकिन ये आंचल की बच्ची हमें भी काम करवाने के लिए शहर ले जा रही है। मुझे नहीं जाना कहीं भी काम करने के लिए। तो चिंता मत कर, हम कहीं नहीं जाएंगे काम करने के लिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अभी जंगल के रास्ते में कई खतरनाक जानलेवा जानवर होंगे। हम इस आंचल की बच्ची को उन्हीं जानवरों के सामने फेंक देंगे, फिर ये जाने और वो जानवर जाने। इसके बाद हम वहाँ से भागकर घर वापस चले जाएंगे। बाकी माँ तो हमें है ही खिलाने वाली। क्या बात है दीदी, आपका आइडिया तो फर्स्ट क्लास है। ऐसी ही बातें करते हुए वो दोनों आंचल के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा लकड़हारा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही कमजोर था। वो उन तीनों लड़कियों को देखकर कहता है, बच्चियों, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मैं बहुत भूखा हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, मेरी मदद कीजिए। उस बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर प्रिया कहती है, अरे अगर हमारे पास खाने के लिए होता तो हम काम करने के लिए क्यों जाते? बड़ा या खाना मांगने वाला, खुद कमा कर नहीं खा सकता है क्या? प्रिया, अगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो तुम इन्हें प्यार से भी मना कर सकती हो। इस तरह से भड़कने की क्या जरूरत है? बाबा, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया करके हमें माफ कर दीजिए। हम अभी शहर जा रहे हैं, अगर हमें कुछ खाने के लिए मिलता है तो आते वक्त हम आपको देते हुए जाएंगे। ऐसा कहकर आंचल आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर मीनू और प्रिया को झाड़ियों के पीछे कुछ बाघ आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो दोनों आंखों से इशारा करती हैं और झाड़ियों के अंदर आंचल को धक्का दे देती है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारी आंचल जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाती है और तीन नदी वाले किनारे के पास आकर पहुँचती है, जहाँ उसे मीनू और प्रिया दिखाई देती है। वो उनसे कुछ बोलने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, आप तीनों का यहाँ पर स्वागत है। मैं इन तीन जादुई नदियों की परी हूँ। मैं लोगों की मदद करती हूँ और आपकी भी करना चाहती हूँ। आप जो अपने सामने ये तीन नदियाँ देख रही हैं, इनमें से पहली नदी हीरो से भरी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा अनमोल है। दूसरी नदी सोने और चांदी का भंडार है तथा तीसरी नदी में बहुत ही जरूरतमंद लोग हैं, जिन्हें सेवा करने के लिए किसी की जरूरत है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार किसी भी नदी को चुन सकती हैं और उसके नाव में बैठकर आप इस नदी में प्रवेश कर सकती हैं। हीरे बहुत ही कीमती होते हैं और वो मुझे बहुत पसंद भी है, इसलिए मैं तो हीरे वाली नदी को ही चुनूंगी। सोने चांदी में तो मैं इस पूरी दुनिया को खरीद सकती हूँ, इसलिए मैं दूसरी यानी कि सोने चांदी वाली नदी को चुनती हूँ। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात तो सब यही रह जाएगा। अगर हमारे साथ कुछ आएगा तो वो है लोगों की दुआएं और उनका आशीर्वाद। इसलिए मैं लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं तीसरी नदी को चुनती हूँ। ऐसा कहकर तीनों बहनें अपनी अपनी चुनी हुई नदी की नाव में बैठ जाती है। प्रिया अपनी नाव में बहुत सारे हीरे भर लेती है। दूसरी तरफ मीनू अपनी नाव में सोने और चांदी का भंडार कर लेती है। इतना सब कुछ अपने नाव में भरने के कारण उन दोनों की नाव असंतुलित होकर नदी में ही गिर जाती है और वो दोनों डूबकर वहीं मर जाती है। वहीं तीसरी ओर जब आंचल सेवा करने के लिए लोगों को ढूंढती है तो उसे अपनी नदी में केवल धन दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात ही मिलते हैं। आंचल नदी की तरफ से मिले उन हीरे जवाहरातों को लेकर ऊपर आ जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसकी दोनों बहनें वहाँ पर नहीं हैं और वो परी से पूछती है, हे परी, कृपया करके आप मुझे बताएंगी कि मेरी बहन कहाँ है? परी सारी कहानी आंचल को बताती है, जिसे सुनकर आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है,
हे परी, कृपया करके मेरी बहनों को मुझे वापस कर दीजिए। मुझे ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बहनें चाहिए। हाँ, मानती हूँ कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उनके लालच ने ही उन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया है, पर आखिरकार वो मेरी बहनें हैं। पर उन्होंने तो तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की इज्जत तक नहीं की, दूसरों को भी भला बुरा कहा, फिर भी तुम उन्हें बचाना चाहती हो। चाहे वो जैसी भी है, पर है तो मेरी बहनें ही ना, और अभी नहीं तो बाद में, पर मैं उन्हें अच्छे से समझा दूंगी, उन्हें ईमानदारी की राह पर चलना सिखा दूंगी। तुम सच में बहुत ही अच्छी हो आंचल, ईश्वर तुम्हारा सदैव भला करे। तुम्हारी इसी अच्छाई के कारण मैं तुम्हें तुम्हारी बहनें वापस लौटाती हूँ। ऐसा कहकर परी अपनी छड़ी उन दोनों नदियों के ऊपर घुमाती है और मीनू तथा प्रिया को वापस जीवित कर देती है। मीनू और प्रिया को जब आंचल की बातों का पता चलता है तो वो उसके पैरों में पड़ जाती है और अपने किए के लिए माफी मांगती है, और आंचल उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ कर देती है। जिसके बाद परी उन तीनों को धन दौलत के साथ विदा करती है, जिसे लेकर आंचल अपनी माँ के पास आ जाती है और वो तीनों बहनें तथा सावित्री खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। सीतापुर नाम के गांव में रुक्मणी नाम की एक औरत रहती थी। रुक्मणी का पति राजेंद्र शहर में काम करता था। रुक्मणी की एक 15 साल की मीरा नाम की एक सौतेली बेटी थी, जो रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह मीरा अपने नाखून पर नेल पॉलिश लगा रही थी, तभी बाहर से चिल्लाते हुए रुक्मणी घर के अंदर आती है। ओहो, तो अम्मा यहाँ बैठी है, नाखून सजा रही है, कुछ और काम तो है नहीं। तेरे बाप ने 10-12 नौकर लगा रखे हैं क्या? नहीं नहीं माँ, मुझे आज अपनी दोस्त के पास जाना था, मैं तो इसीलिए नेल पॉलिश लगा रही थी। हाँ, तेरी दोस्त की तो शादी है ना जैसे, जो उसके पास जाने के लिए सारा काम छोड़कर तैयार हुआ जा रहा है। माँ, मुझे अभी स्कूल जाना है। बड़ी आई स्कूल जाने वाली, पहले चुपचाप आज का काम खत्म कर, उसके बाद ही कहीं जाना। मैं कुछ मत कर और घर का काम कर, फिर जाकर कुछ सोचना, काम चोर कहीं की। मीरा चुपचाप से घर के काम में लग जाती है और उसका स्कूल जाना भी कैंसिल हो जाता है। अगले दिन रुक्मणी को कहीं पर जाना था, इसीलिए वो अपनी नई साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। तभी वो देखती है कि उसकी नेल पॉलिश नहीं मिल रही है। ये देखकर रुक्मणी लाल पीली हो जाती है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, मीरा, ओए ओ मीरा, कहाँ पर है तू? जल्दी यहाँ पर आ। मीरा दौड़ते हुए रुक्मणी के पास आती है। हाँ, क्या हुआ माँ, क्या हुआ? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप बता, मेरी नेल पॉलिश कहाँ रखी है तूने? माँ, मैंने आपकी नेल पॉलिश नहीं ली है। देख मीरा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि जितना कोरोना में मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उतना ही तुझको नेल पॉलिश की जरूरत है। चुपचाप सच सच बता दे, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ, मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करिए माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर रुक्मणी मीरा को बहुत पीटती है और मीरा रोते रोते अपने कमरे में जाकर बिना कुछ खाए पिए सो जाती है। अगले दिन मीरा सुबह स्कूल के लिए रास्ते से जा ही रही थी, तभी वो देखती है कि सामने से उसके पिता आ रहे थे। ये देखकर मीरा की आंखों में चमक आ जाती है। पापा, पापा आ गए, मेरे प्यारे पापा। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, मेरा बहुत मन कर रहा था तुम लोगों से मिलने का, इसलिए मैं आज सुबह ही चला आया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी पापा। आज तुम स्कूल मत जाओ, घर चलते हैं और खूब खेलेंगे आज। पापा,
आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? मुझे पता है तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज लेकर आया हूँ। वाह पापा, मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मुझे भी आपके साथ शहर जाना है। अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। हाँ बेटा, मैं तुम दोनों को लेने ही आया हूँ। माँ भी हमारे साथ जाएंगी क्या? क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं पापा, सब कुछ ठीक है। दोनों बातें करते हुए घर वापस पहुँच जाते हैं। घर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि रुक्मणी कहीं गई हुई है। जब तक वह वापस आती है, तब तक आप मेरा गिफ्ट मुझे दे दीजिए ना पापा। अच्छा ठीक है बेटा। मीरा के पिता अपना बैग खोलते हैं और उसमें से 2 सुंदर से नेल पॉलिश निकाल कर मीरा को दे देते हैं, जो कि सोने और चांदी की थी और बहुत ही चमक रही थी। ओह वाह, मजा आ गया पापा, आप तो मेरी पसंद की नेल पॉलिश लाए हैं। इससे तो मेरे नाखून चमकने लगेंगे। मैं जानता था कि ये सोने चांदी की नेल पॉलिश तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यही लेकर आया हूँ। हाँ पापा, मैं अभी से लगाती हूँ। बेटा मीरा, मैं गांव में अपने कुछ दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा, आप जाइए। मीरा के पिता अपने दोस्तों से मिलने चले जाते हैं और मीरा नेल पॉलिश लगाने में बिजी हो जाती है। मीरा नेल पॉलिश लगाकर खुशी से नाचने लगती है। तभी रुक्मणी घर पर वापस आ जाती है। वो मीरा को नाचता हुआ देखकर आग बगोला हो जाती है। मीरा, तू अभी तक यहाँ पर नाच रही है? माँ, ये देखो, सोने और चांदी की प्यारी सी नेल पॉलिश। इससे मेरे नाखूनों में कितनी चमक आ जाएगी। देखो, कितनी चमक रही है मेरे नाखून। तेरी इतनी हिम्मत, तू घर का सारा काम छोड़कर नाच गाना कर रही है। आज तो मैं तेरे नाखून ही नहीं छोड़ूंगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माँ, सॉरी माँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ। मैं अभी घर का सारा काम कर देती हूँ। आज तो तेरा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देती हूँ मैं। रुक्मणी गुस्से में रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर आती है। रुक्मणी उस चाकू से मीरा के सारे नाखून जड़ से उखाड़ देती है। इसमें मीरा को बहुत दर्द होता है और मीरा जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। माँ, ये नेल पॉलिश मेरे लिए पापा लेकर आए थे। पापा? मतलब वो आ चुके हैं? हाँ, पापा गाँव में अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। फिर मीरा रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है और रोते रोते सो जाती है। अगले दिन में मीरा को सोकर उठने में बहुत लेट हो जाती है। रुक्मणी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो मीरा के कमरे में जाती है और बोलती है, ओहो, महारानी भी अभी तक सोई हुई है। लगता है कल की मार भूल गई। बाप का लाड ज्यादा ही सर चढ़ रहा है। उसके बाद मीरा रुक्मणी को अपने नाखून दिखाती है। मीरा के नाखून देखकर रुक्मणी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि मीरा का घाव बिल्कुल ठीक हो गया था। और इतना ही नहीं, उसके नाखून सोने के बन चुके थे। हे भगवान, ये कैसे हुआ? रुक्मणी की आवाज सुनकर मीरा के पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे भाई, क्या हुआ? कोई हमें भी तो बताओ। देखिए जी, मीरा के नाखून कितने बड़े और सोने के हो गए हैं। अरे वाह, अब तो हमारी बेटी राजकुमारी हो गई है। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने वाला था
कि तुम दोनों अब मेरे साथ चलोगी। अब हम तीनों आराम से शहर में ही रहेंगे। ये सुनकर सभी बहुत खुश होती हैं और मीरा के पिता मीरा और रुक्मणी को अपने साथ शहर ले जाती हैं। शहर जाने के बाद मीरा अब राजकुमारियों की तरह रहने लगती है और घर का सारा काम रुक्मणी को ही करना पड़ता था।